वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फेडरलिज्म। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब कि जो फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस्ड होता है अलग अलग कंट्रीज़ में या फिर अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है Constitutional provinces are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस हैं, मतलब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करे हैं, प्रोविंसेस करे हैं, ठीक है, वो फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इफ़ the federalism experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly of constitutional provinces। हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म का एक्सपेरिमेंट है, फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस है वो टोटली सक्सेस है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस की वजह से ही नहीं है, बल्कि इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है, योगदान है, वो किसका है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। मतलब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे रूल करती है, कैसे फॉलो करी जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये इंश्योर करती है कि फेडरलिज्म में हर एक डाइवर्सिटी को, रिलीजन को, कल्चर को, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिले और डिज़ायर ऑफ लिविंग जो है वो सबकी सही हो, मतलब अच्छी हो। ठीक है, और हमारी कंट्री में जो शेयर आइडेंटिटी है, एक पावर शेयरिंग की जो आइडेंटिटी है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकंड है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? ऐसे स्टेट जिनको हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इन आवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी फेडरलिज्म में। ठीक है, अगर हम अपने पॉलिटिकल मैप में देखें तो पहले के टाइम पे यानी 1947 में इंडिया अलग था और अब इंडिया 2019 में अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के मैप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कुछ जो ओल्ड स्टेट्स हैं उनको हटाया गया है, कुछ न्यू स्टेट्स को क्रिएट करा गया है यानी बनाया गया है। ठीक है, कुछ न्यू बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं स्टेट्स पे और उनके नेम भी चेंज करे गए हैं उन स्टेट्स के। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया के मैप में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 1947 में बहुत सारे स्टेट्स पर बाउंड्री लगाई गई थी और बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए थे। ठीक है, ये नए स्टेट क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ये स्टेट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट में रहें, एक साथ रहें। ठीक है, और सिर्फ लैंग्वेज के बेस्ड पे नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ों के बेस्ड पर स्टेट्स को डिवाइड करा था, जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी। ठीक है, इनके बेस पर भी स्टेट्स को डिवाइड करा था। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अब देखो, when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead the disintegration of country। जब नेशन स्टेट में ये डिमांड अराइज हुई कि स्टेट्स को डिवाइड करना ही करना है, तब जो स्टेट्स के पॉलिटिकल लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उनको ऐसा लगा कि इससे जो है कंट्रीज़ जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कुछ टाइम के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया, मतलब कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को डिवाइड भी करा और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि इससे कंट्री में यूनिटी भी बनी रहती है। ठीक है, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है या फिर पूरा वर्ल्ड में जो लैंग्वेज की पॉलिसी है वो किस तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है ना। तो हमारे इंडिया के फेडरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है 2nd नंबर पे लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंस रखती है लैंग्वेज हमारी इंडिया में, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो लैंग्वेज को कोई किसी भी एक लैंग्वेज को कोई नेशनल स्टेटस नहीं दे रखा है। हाँ, उसने हिंदी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में 40% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा है यानी कि मदर टंग है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके चलते बाकी अदर लैंग्वेज को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करा है ना।
सेफगार्ड मतलब कि अदर लैंग्वेज को भी उन्होंने प्राइवेसी दी हुई है ना। हमारे इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22। मतलब हमारे इंडिया में टोटल 22 लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, ठीक है। पहली हिंदी हो गई और 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और एक शेड्यूल लैंग्वेज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है, ठीक है। जिसके चलते अगर कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देता है किसी भी पोजीशन में, तो वो उस एग्ज़ाम को किसी भी अदर लैंग्वेज में या फिर हिंदी में दे सकता है, ठीक है। और स्टेट में भी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज ही हिंदी को बताया है, बाकी और भी सारी लैंग्वेज को राइट्स दिए गए हैं, है ना। बहुत सारे जो गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका में क्या था कि जो लीडर्स थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ की कंट्री में हिंदी को एक्सेप्ट करा था, हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करा था। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज 1964 में, मतलब कि श्रीलंका में 1965 तक इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। बट 1965 के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया। इसी वजह से श्रीलंका में जो नॉन हिंदी पीपल्स थे, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, उन्होंने इंग्लिश स्टेट की डिमांड करी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हुआ श्रीलंका में और तमिल में, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इसीलिए वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही एज अ ऑफिशियल पर्पस यूज़ करने का परमिट दिया, ठीक है। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड इंग्लिश स्पीकिंग अलाइड। कुछ लोगों को लगता था कि इसकी वजह से इंग्लिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा फेवर मिला है, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे हैं, ठीक है, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मान रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इंग्लिश को ज़्यादा प्राइवेसी दी गई है, नहीं, वो बाकी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज को भी स्टेट्स में अप्लाई करती हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक यूनिटी बना के रखने के लिए किसी भी स्टेट में। अब देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मतलब कि हमारे इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होता है, कैसे वो लोग अपने एक दूसरे के जो लॉज हैं, बनाए हुए जो लॉज हैं, उनको एक दूसरे पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। Restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है, दूसरा हमने देखा था कि फेडरलिज्म में लैंग्वेज ज़रूरी होते हैं, तीसरा फेडरलिज्म में स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दिस एग्रीमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बताया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब कि जो रूल कर रही है, वो इस प्रैक्टिस को कैसे फॉलो करती है या फिर करती भी है नहीं, है ना। तो पहले के ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पहले के टाइम पे फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सेम पार्टी ही सेंटर एज वेल एज स्टेट पर रूल करती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या था, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट। इससे क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, वो अपने राइट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती थी, ठीक है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती थी ना, मतलब जो सेंटर लेवल की जो रूलिंग पार्टी होती थी, वो क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट पे अगर कोई डिफरेंट पार्टी रूल कर रही है तो उसको हटाने की कोशिश करती थी उसकी पावर से, ठीक है। इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफ्टन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वी कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं, जो कह सकते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन मेंशन्ड है उनको डिसमिस करती थी, उनको फॉलो नहीं करती थी, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से फेडरलिज्म में गलत है ना। लेकिन बाद में 1919 में ये जो चीज़ थी ये चेंज हुई, ठीक है। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। कैसे? क्योंकि इस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे 1990 में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनी कंट्रीज़ में और स्टेट में, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था? कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? मान लो कि पार्लियामेंट में पार्टी को रूल करने के लिए कितनी सीट्स चाहिए होते हैं? 273, ठीक है। अब मान लो एक पार्टी है, उसने मान लो जीती हैं 150 सीटें, ठीक है, एक ने जीती है 50, ठीक है, दूसरे ने जीती है कितनी? 70, तो कुल मिलाकर कितनी हुई? 270, ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये अगर जीतती है, अगर इसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, मान लो अलग अलग पार्टीज़ हैं उनको अलग अलग वोट मिले हैं, ठीक है, अब वो पार्टी मिलकर जब अपनी एक गवर्नमेंट बनाती है तो उसको अलायंस कहते हैं। और जीतने के बाद जब वो पार्टी उस गवर्नमेंट को रूल करती है पूरी कंट्री पर तो उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोalition गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली होती है लोकसभा में, ठीक है। अब क्या होता है कि लोकसभा द मेजर नेशनल parties had to enter into an alliance with many parties include several regional parties to form a government at the center। क्या होता है? बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, बहुत सारी पार्टीज़ आपस में मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है जिसको हम अलायंस कहते हैं, ठीक है। ये बाद में जब रूल करती है तो इसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग है ना उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है और उसको भी कह सकते हैं कि उसको भी राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एब्रीवेटिव मैनर। इसमें क्या होता है? जब कोalition गवर्नमेंट बनती है ना तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से एक जजमेंट पास्ड होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है, जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी वजह के डिसमिस नहीं कर सकती है उसकी पोस्ट से, ठीक है। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इसलिए अब के टाइम पे जो फेडरलिज्म है ना वो ज़्यादा एक्टिव है पहले के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी कैसे फॉलो करी जाती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो हमने फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ा था कि 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है ना ये लोकल गवर्नमेंट से ही कनेक्ट है, ठीक है। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमने अपनी कंट्री में 2 टाइप की गवर्नमेंट्स देखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जो बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं, लार्ज होती है अपने जियोग्राफिकल एरिया में, एज वेल एज बहुत ज़्यादा वास्ट होती है उनके रीजन में, कल्चर में, लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है ना ये भी इंडिया जैसी कंट्री को, वास्ट कंट्री को रन नहीं करवा पाती हैं, ठीक है। State in India is a large independent country of Europe. In term of population, उत्तर प्रदेश is bigger than Russia. महाराष्ट्र is about as big as Germany. देखो हमारे इंडिया में यूरोप जैसी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जैसे कि रशिया में, यूरोप के रशिया में जितनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश में उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो इसीलिए यहाँ की जो कंट्री है, स्टेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसलिए यहाँ पर पावर शेयरिंग की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। पावर शेयरिंग की नीड हमारी जैसी कंट्री में, मतलब वास्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अलग एक गवर्नमेंट चाहिए होती है, जिस गवर्नमेंट को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, है ना।
तो प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जब लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाए तो उस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो बेसिक आइडिया वो क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे जो लोग बसे हुए हैं, जैसे गांव में और छोटे शहरों में जो लोग बसे हुए हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उनको अच्छे से पता है कि अगर उनको फंड दिया जाए, ठीक है, अगर उनको कोई भी फंड दिया जाए तो वो उसको कहाँ पर स्पेंड करें, उस मनी को, ठीक है, किस इशू पर, किस प्रॉब्लम पर स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन से एक और फ़ायदा होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, और इससे एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बना रहता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट में जो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लोकल गवर्नमेंट में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को एज अ इम्पोर्टेंस दी गई है ना। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर टू लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बार कह सकते हैं कि टाउन्स में और विलेज में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में चर्चा करी थी, है ना। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपालिटी इन अर्बन एरिया वर सेटअप इन ऑल स्टेट बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि जो पंचायत है, गांव में पंचायत बैठती थी, और अर्बन एरिया में मतलब शहरी इलाकों में म्यूनसिपालिटी बैठती थी, लेकिन वो सब क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी। वहाँ पे इलेक्शन भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे। ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट थी ना उसको कुछ ज़्यादा राइट्स नहीं थे और ना ही उसको कुछ ज़्यादा अच्छे से रिसोर्स दिए गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पर 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ चेंजेस लाए गए, हैं ना। वो चेंजेस क्या थे, तो देखो यहाँ पर पहला चेंज दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी में क्या है कि इलेक्शन जो है वो मैंडेटरी है कि वो हर बार रेगुलरली हेल्ड करे जाएं, है ना। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं करे जाते थे, लेकिन 1992 के बाद ये मैंडेटरी हो गया कि जो इलेक्शन है लोकल लेवल पे ये हेल्ड करे जाएं रेगुलरली। ठीक है, और इसमें क्या है कि शेड्यूल ट्राइब्स को और शेड्यूल कास्ट को और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, और 1/3 ऑफ ऑल पॉपुलेशन में वुमेंस के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए लोकल लेवल पे। ठीक है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी हर एक म्यूनसिपल में और पंचायत में, पंचायती इलेक्शन में और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ बांटनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस लाए गए थे। अब देखो, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है ना, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, जो हर एक गांव में होती है। कुछ में ऐसा होता है कि सिर्फ एक गांव में पंचायती राज हो, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे गांव आपस में मिलकर एक पंचायती राज बनाते हैं। ठीक है, ये हर गांव में अलग अलग होती है। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, अलग गाँव में अलग अलग मेम्बर्स होते हैं जिनको हम पंच भी बोलते हैं, और इस पंचायती राज का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड ऑफ विलेज। और ये जो पंच सरपंच है ना, ये सब विलेज के गांव से, जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, और ये जो डिसीजन मेकिंग है ना ये पूरे गांव में जो पंचायत बनती है वो लेती है ना। पंचायत का जो ओवरऑल वर्क है वो कहाँ होता है, ग्राम सभा में। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो गांव के लोग ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो ग्राम सभा है साल में 2 से 3 बार बैठती है। ठीक है, गांव के बारे में, गांव के डेवलपमेंट के बारे में और अदर कोई इश्यूज़ के बारे में चर्चा करने के लिए। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना ये सिर्फ गांव के लेवल पे नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ग्राम पंचायत होती हैं, वो सब आपस में मिलकर पंचायत समिति बनाती है जिसको ब्लॉक और मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पंचायती मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, और ये जो पंचायत समिति होती है ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, जिला परिषद में ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, MLAs के होते हैं। ठीक है,
और जिला परिषद के जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको हेड ऑफ जिला परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, मतलब हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो अर्बन एरिया में भी होती है, मतलब गांव के इलाके में भी होती है और शहर के इलाके में भी होती है। गांव के इलाके में क्या होती है, पंचायती राज, और शहर के इलाके में क्या होती है, म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। जो म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनको हेड करते हैं, वो कौन होती है, इलेक्टेड बॉडी, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाती है। म्यूनसिपालिटी का जो चेयरपर्सन होता है ना, उसको और वो म्यूनसिपालिटी का और म्यूनसिपल का जो चेयरपर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।